नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग डेली के डेली 25 क्वेश्चन यहाँ से जो रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर साइंस के, तो हम लोग उन्हीं को डेली के डेली पढ़ते हैं। तो आइए आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन 301 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले अगर आपने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे प्रथम एग्जाम चैनल पे जाके आप वीडियो यह देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल से आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो यहाँ पे बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा जीन ऐसा है कि जो गलत लक्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे गलत आपको बताना है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और ये डीएनए के खंड हैं, ये भी सही हो जाएगा। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यही आपका गलत दे रखा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जीनों के लक्षण ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंड हैं। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे बताना है एक व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कि शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों से। वी हो जाएगा शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से। सी आपका हो जाएगा शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों और माता पिता में आहार संबंधी आदतों में। डिंब में मौजूद गुणसूत्रों में। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन वी। तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों से व्यक्ति के लिंग का निर्धारण होता है। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्यक्ति के लिंग का निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX और XY गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे निम्नांकित चित्र का एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे ये चित्र दे रखा है आपका, तो ये चित्र देख सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डीएनए प्रतिरूप में त्रुटि। तो यही आपका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे पॉइंट। चित्र में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर चार व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो जो वंशानुगति के नियमों को प्राप्त करने के लिए मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण यह आपका था, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। तो यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में बताना है कि क्या लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एलोसोम्स यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही आपका उत्तरदायी होता है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके देखते हैं हम लोग। तो एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी है जो एक समान ऑटोसोम्स के रूप, आकार या व्यवहार में भिन्न होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। इनमें वाई जोड़े को ऑटोसोम्स कहा जाता है, जबकि 23वां जोड़ा यदि एक्स वाई है जिसे एसोसोम्स कहा जाता है। यही जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। तो यहाँ पे मटर के पौधे की लंबाई इसका किया था, बीज की आकृति इसका भी किया था, तो पत्तों की आकृति इसका नहीं किया था, और फलों के रंग तो इसका भी किया था। तो इस तरह आपको नहीं आपको बताना है, तो इसमें आपका आंसर सी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, पत्तों की आकृति का नहीं किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के देखते हैं। तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के दाने पर प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें से एक पर हमेशा सफ़ेद फूल खिलते थे और दूसरे पर हमेशा जामुनी फूल खिलते थे। ये पीढ़ी एक F1 कहलाए, जबकि उन्होंने सफ़ेद फूलों वाले एक पौधे का संयुग्मन जामुनी फूल वाले पौधे से कराया, जो पाया कि नए पौधे के फूल जामुनी होते हैं। इन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट स्टार डाल के लिख लेना है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो इस तरह इसके पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन का आपको चयन करना है। तो ए ऑप्शन है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट इसके रहिए, जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। प्रत्येक जीन का एक अलग प्रोटीन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। ये ऑप्शन है कि प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, ये सही हो जाएगा। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, यह भी आपका सही हो जाएगा। युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से सेम वही रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे सही कथन का आपको चयन करना है। तो ए ऑप्शन है कि आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन हुआ, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को किसमें वर्णित किया गया। तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो यह आपके जो मेंडल के प्रयोग थे उन्हीं में यह आपको बताया गया था। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं यहाँ से। तो प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है।
जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सतत में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को मेंडल के प्रयोग के परिणाम में वर्णित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे बताना है आपको कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किस पौधे पर किया था। तो यह आपका था मटर का पौधा। तो उद्यान मटन, यहाँ पे यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवांशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसलिए दी थी इसलिए उन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। और उन्होंने आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधे का चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए जो निम्न हैं। पहला आपका हो जाएगा कि प्रभाविता का नियम। सेकंड आपका हो जाएगा पृथक्करण का नियम। थर्ड आपका हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस तरह आपको ये 3 नियम याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक संकर और संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आपको फिल करना है इन 4 ऑप्शन में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट। तो एक संकर और संकरण दो विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पे वही रिपीट कर दिया गया। चलिए सीधा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे बताना है कि जो संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह दोनों माता और पिता के डीएनए दोनों पर निर्भर करता है, जो आने वाली संतान होती है उसका डीएनए। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो आईएमपी पॉइंट में हो जाएगा कि डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करता है। यह कोशिका के केंद्र में धागेनुमा रूप में फैला रहता है। इसकी कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। यहाँ पे बताना है आपको ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि गोल और झुर्रीदार बीज, और वी आपका हो जाएगा लंबे और छोटे पौधे, सी आपका हो जाएगा सफ़ेद और बैंगनी फूल। तो इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके। तो मेंडल ने मटर के पौधे के विभिन्न विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। उन्होंने उनके बाहरी लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया था। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे और सफ़ेद बैंगनी फूल आदि विभिन्न विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का चयन कर उनसे पौधे उगाए थे। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधे में झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद अप्रभावी लक्षण हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था?
तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है, क्या हो जाएगा। तो यह था आपका 3:1। आपका आंसर ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मेंडल के संकरण में शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 3:1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के विज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो यह आपके थे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। तो ग्रेगर जॉन मेंडल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, मनुष्य में लक्षणों के वंशागति नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक से अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत कथन का चयन आपको करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कथन। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन रहे, इसमें ए हो जाएगा कि माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। तो यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण या असंगत जीन होने चाहिए, यह भी आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 से अधिक संस्करण या असंगत जीन होना चाहिए, तो यही आपको गलत दे रखा है। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गलत का चयन करना, तो इसमें आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसकी व्याख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा कि टी और डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे पहले आपको कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी और फिर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे इनके जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत यह आपका हो जाएगा 25% यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे तथा पौधे शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम शताब्दी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पादपों में स्वनिषेचन कराकर F2 शताब्दी प्राप्त की, जिसमें लंबे तथा बौने पादपों के बीच 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे तथा 25% छोटे पादप प्राप्त हुए। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। तो ये आपका होता है 1। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा कि लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक टी था, जबकि बौनेपन के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। वी आपका है कि मटर सहित सभी जीनों में बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव सामान्य और अधिक पाए जाते हैं। सी आपका है कि लंबे पौधे बौने पौधों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। और डी आपका हो जाएगा कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए 1 जीन हो या 2 जीन हों। तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौने की तुलना में
प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या दो जीन हों। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन आप गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि सभी बच्चों में बाई गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। तो यही आपका गलत दे रखा है पहला ही। तो इस तरह इसका आंसर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था तो यही आपका गलत मिल गया। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे इसके। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो यह आपका होता है पितृ गुणसूत्रों के द्वारा, यानी पिता के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपके रहे पॉइंट, इनको चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत तर्क का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है, कौन सा गलत आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन डी आपका यही आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है मेंडल के वंशागत नियम के सफल होने से संबंधित कथन या तर्क उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आकार पर काम किया था। तो गलत है, यही विशेष कथन आपका सत्य है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी सतत लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते। तो यहाँ पे इसमें बताना है आपका आंसर। तो ये होते हैं आपके गोल बीज वाले लंबे पौधे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।